महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज लेके आया हूं थोड़ा सा अलग विषय, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। दुर्गा पंडाल में बैठे बैठे मैं इधर उधर देख रहा था। अपने मामा के घर के इस पूजा को मैं घूमने आया था। पंडाल काफी अच्छा था, पूजा भी अच्छी थी, मगर मेरी जान पहचान के यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। मामा, उनके बच्चे वगैरह सब आपसी माहौल में घुल मिल गए थे और सब झुंड बनाकर अलग अलग जगहों पर बातें कर रहे थे। अब मैं अकेला इंसान यहाँ ज्यादा लोगों को जानता पहचानता भी नहीं, किससे बात करता, इसलिए बैठा हुआ था। तभी अचानक एक रोबीले कद का व्यक्ति आकर मेरे पास बैठा। हेलो, मैं डॉक्टर फ्लेयर। आप? जी, मैं रविंद्र सान्याल। बाहर से आए हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी बाहर से आया हूँ यहाँ घूमने। ज़्यादा लोगों को यहाँ जानता पहचानता नहीं, आपको अकेला देखा तो सोचा बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब वास्तव में एक साइकोलॉजिस्ट थे। धीरे धीरे उनसे बातचीत होने लगी। तभी उन्होंने कहा, चाय पियेंगे? यहाँ पूजा का काम लगभग निपट ही गया था, पुष्पांजलि वगैरह हो गई थी। अब पंडित जी भोग निवेदन वगैरह कर रहे थे। भोग प्रसाद बटने में थोड़ा समय था। मन तो कर रहा था चाय, मगर मामा का परिवार तो सब अपने दोस्तों में भिड़ा हुआ था। अकेले जाकर चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर साहब के कहने पर तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। पंडाल के पास ही एक रेस्टोरेंट था, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। चाय पीते पीते अचानक ही डॉक्टर साहब बोल पड़े, ठीक से रात को नींद नहीं हो रही आपको? मैं चौंक पड़ा। अरे, मेरा चेहरा देखकर वो कैसे जान गए? आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा। आपके चेहरे की थकान, आंखों के नीचे की कालिख बता रही है कि आप ठीक से रात को सो नहीं पा रहे हैं। हाँ, असली में अभी से नहीं, पिछले महीने भर से ये प्रॉब्लम है। सोता हूँ रात को, मगर रात में एक सपना देखकर अचानक नींद टूट जाती है और फिर दोबारा नींद नहीं आती है। कैसा सपना? सपने में मैं देखता हूँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ और टाइम निकलता जा रहा है। कभी ये सपना और देखा था? हाँ, जब स्कूल टाइम पे था, मगर अब स्कूल और परीक्षाओं से मेरा क्या वास्ता, मगर सपना मुझे लगातार दिख रहा है और नींद एक बार टूट जाए तो फिर आती नहीं है। किस सब्जेक्ट का पेपर होता है? मैथ्स का। कैसे थे आप मैथ्स में? मैं? हाँ, अच्छा ही था, अच्छे मार्क्स लाता था। वैसे ये एक सामान्य सपना ही है जो बहुत से लोगों को दिखाई देता है। वास्तव में सपने हमारे मन की किसी दबी इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। आपने फ्रायड पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं उतना, मगर सुना है। फ्रायड एक महान मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने इंसानी व्यवहार की कई विषयों को वर्णित किया, जिसमें डेली लाइफ, सेक्स लाइफ, सपने वगैरह उन्होंने बताए थे। मैं फ्रायड के बहुत से सिद्धांतों का अनुसरण करता हूँ। हाँ, एक चीज से मैं असहमत हूँ। फ्रायड ने कहा था सपने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। मुझे लगता है उस जमाने में टीवी वगैरह ब्लैक एंड व्हाइट थे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है हम सभी रंगीन सपने देखते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। देखिए, आपका ये सपना समय से संबंधित है, क्योंकि आप
मैथ्स में होशियार थे, इसलिए आप मैथ्स का पेपर देखते हैं और समय निकलता देखते हैं। लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम है? कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, पिछले दिनों मेरे बॉस के साथ जरा अनबन हो गई थी। असली में साल भर अच्छा काम करने के बाद भी उसने मेरा सीआर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं बनाया, तो उसे लेकर काफी हंगामा हो गया था। आपका यह सपना उसी से संबंधित है। ऑफिस का माहौल थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए, देखिएगा सपने आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद पंडाल में भोग प्रसाद बंटने का समय हो गया। हम लोग वापस आ गए। बातों ही बातों में एक दूसरे से कहा मिलते रहिएगा, मगर क्या पता था कि फोन और एसएमएस से हमारी बातचीत दोस्ती में बदल जाएगी और आपसे तुम में बदल जाएंगे। उस दिन ऑफिस में अचानक ही चपरासी को देखकर अजीब सा लगा। हमारा चपरासी अहमद काफी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, हमेशा हंसता मुस्कुराता और मेहनत से काम करता है, मगर पिछले 1-2 दिन से काफी निराश सा रहता है। कुछ बोलो तो फटी फटी आंखों से देखता रहता है। आंखों में कभी कभी आंसू भी छलक आते हैं। काम ना रहे तो खाली बैठे एकटक खिड़की से आसमान की तरफ देखता रहता है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने अहमद को बुलाया। अहमद, इधर आओ। जी हजूर। अहमद, क्या बात है? सब ठीक तो है लाइफ में? हाँ हजूर। क्या? देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, मुझे कोई परेशानी तो बताओ, अगर मैं मदद कर सकूं। अहमद जैसे फूट सा पड़ा। हुजूर, बहुत परेशानी चल रही जिंदगी में। 2 महीने पहले मेरा छोटा बच्चा मर गया। अरे कैसे? उसे निमोनिया हुआ था हुजूर। ओह नहीं, हॉस्पिटल से ठीक ठाक ही हो गया था, मगर फिर किसी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। क्या? छोटी बच्ची की गला दबाकर हत्या किसने की? मेरी बीवी रुखसार ने। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी रुखसार ने तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दी? हाँ हुजूर, मगर वो रुखसार ने उसे नहीं मारा। रुखसार के अंदर एक बदरू आती है, और जब वो आती है तब रुखसार नहीं रहती है और उसके हाथों से कुछ भी हो जाता है। पिछले महीने उसने मेरी माँ को मार डाला। क्या? हाँ, मेरी माँ को बहुत बेरहमी से मारा उसने, चाकू से गोद कर। अब वो कह रही थी मेरे अब्बा को भी नहीं छोड़ेगी। क्या बात कर रहे हो तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ हुजूर, और ये वो तो नहीं कर रही है ना, उसके अंदर की बदरू कर रही है। एक पीर को दिखाया है, उन्होंने कहा है उस बदरू को निकाल देंगे और मेरे अब्बा की भी जान बचा लेंगे हुजूर। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ हुजूर, मैं क्या करूं? उसकी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। पोजीशन, भूत प्रेत, मगर आज के जमाने में ये बातें कौन मानता है? मगर जिसके साथ गुजरती है वही समझ सकता है। इस घटना के 3-4 दिन बाद अचानक ही अहमद छुट्टी लेकर गांव चला गया। मैं भी आश्चर्यचकित था, मगर न जाने क्यों रह रहकर अहमद की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक दिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने अहमद को फोन लगाया। फोन उठाते ही एक भयानक सी आवाज आई। कौन है? मैं सान्याल। तो अहमद का बॉस है ना? हाँ? उधर से एक
महिला की आवाज थी, बहुत ही अभद्र, बहुत ही बुरी। समझने में देर न लगी, रुखसार की आवाज है। देख, बॉस है, बॉस की तरह रहे, उसकी निजी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं, समझ गया? वरना तुझे भी काट डालूंगी। और अहमद का वो बुढ़ा बाप, वो तो मरेगा मेरे हाथ से, कोई नहीं बचा सकता उसे। और इसके बाद फोन कट गया। मैं चौंक सा पड़ा। अगले दिन मैंने डॉक्टर फ्लेयर से सारी बातें की, मगर उनसे कोई उतना सही रिस्पांस नहीं मिल पाया। ऐसे भी एक गरीब चपरासी के बारे में जो कई किलोमीटर दूर गांव में बैठा है, कोई इतना ध्यान कौन देता है। मैं मनी मन भगवान से अहमद और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उस दिन शाम को अचानक डॉक्टर फ्लेयर आ गए। कल सुबह तैयार रहना, अहमद के घर चलेंगे। क्या? हाँ भाई, उसके घर पर इतनी बड़ी मुसीबत है, एक बार जाकर देखे तो बात क्या है। मैं आश्चर्यचकित हो गया था, मगर डॉक्टर को मना करूं ऐसा मेरा मन नहीं था। अगले दिन हम दोनों बस में करके अहमद के गांव चल पड़े। रास्ते की हालत बहुत ही बुरी थी। गांव काफी अच्छा था, मगर हालात यहां भी बुरे थे। अहमद का घर काफी बड़ा था। नीचे 2 कमरे, किचन, बैठक थी। ऊपर 3 कमरे थे। घर में उस वक्त अहमद के पिता ही थे। अहमद ने उनसे मुलाकात कराई। पिताजी की तबीयत जरा ठीक नहीं रहती है। असली में माँ की मौत के बाद काफी सदमे में आ गए थे। पैरालिसिस हो गया है एक तरफ से, बिस्तर पर ही रहते हैं। अहमद के पिता करीब 80 साल के वृद्ध थे। आंखों से भी शायद ठीक से नहीं दिखता था, ऊपर से पैरालिसिस की तकलीफ। अहमद की 2 बहनें भी हैं, मगर वो इस वक्त घर पे नहीं है। वो दोनों भी काम में जाती हैं। एक साउथ इंडियन फैमिली के घर खाना पकाती है और दूसरी एक दुकान में काम करती है। आ जाएंगी थोड़ी देर में। आज शनिवार का दिन है ना, आज दोनों की जल्दी छुट्टी हो जाती है। इसके बाद अहमद हमें घर के ऊपर की तरफ ले गया। ऊपर के 2 कमरे में ताला लगा था, एक ही कमरा खुला था। ये मेरा कमरा है, कहकर वो हमें अंदर ले गया। अंदर एक खाट थी, मगर 2 तकिए थे। तुम्हारी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने पूछा। अहमद के चेहरे का रंग जैसे बदल गया। हुजूर, आपको तो पता ही है उसकी क्या हालत है। उसे हम पास वाले कमरे में बंद करके रखते हैं, वरना हालत बहुत बुरी कर देती है। मेरे बाद वाली बहन ही उसकी देखभाल करती है, उसको खाना वगैरह सब देती है। मगर नहाना धोना वगैरह सब उसका उसी कमरे में व्यवस्था वही करती है। बड़ा आश्चर्य लगा था हमें। अचानक मैं बोल पड़ा, अरे मैंने तुम्हें एक बार कॉल भी किया था। हाँ, उसी ने कॉल उठाया होगा ना। रात को मेरा मोबाइल मुझसे छीन लेती है। क्या बताऊं हुजूर, बड़ा परेशान हूं। हम सब आश्चर्यचकित थे। तभी अहमद की छोटी बहन रजिया काम से लौट आई। हम लोगों से मिलकर वो बेहद खुश हुई। ऐसा लगता था जैसे मेहमानों का आना, लोगों से बात करना उसे बहुत अच्छा लगता है। बातों ही बातों में अहमद ने कहा, हुजूर, जब गांव में आ ही गए हैं तो 1-2 दिन ठहर कर जाइएगा। यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। यहाँ पर एक नया होटल भी बना है गांव के बाहर। मैं वहीं आप लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर दूंगा। अहमद, हम लोग ठहरने के लिए ही आए हैं, मगर होटल में नहीं ठहरेंगे, तुम्हारे घर ही में रहेंगे आज की रात। क्या कह रहे हैं हुजूर? गरीब का घर आप लोग कैसे रह पाएंगे? और ऐसे भी गांव के जो हाल हैं,
शाम 8 बजे के बाद तो लाइट चली जाती है। ऊपर से मेरी पत्नी का हाल तो आप जानते ही हैं। देखो, कुछ परेशानी नहीं होगी, हम लोग यहीं ठहरे हैं। फेडरिक बोल पड़े। अहमद मन से उतना प्रसन्न तो नहीं हुआ था, मगर क्या कर सकता था। अच्छा, तो फिर आप लोग बैठिए, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। अहमद बाजार के लिए निकल गया। रजिया से हम लोगों ने काफी सारी बातें की। उससे ये भी पूछा कि घर के हाल कैसे हैं, उसकी भाभी का क्या हाल है। उसने भी वही बताया कि उसकी बड़ी बहन रफीका ही भाभी की देखभाल करती है। शाम को वो लोग जल्दी खाना पीना कर लेते हैं। रफीका ही भाई और भाभी का खाना ऊपर दे आती है। रात को बहुत परेशानी होती है। रात भर भाभी छत में कॉरिडोर में घूमती रहती है। पिताजी को भाई को गालियां देती रहती है, बर्तन पटकते रहती है। बड़ा भयानक माहौल रहता है रात को। वो जल्दी खा पी कर इसीलिए सो जाती है। तुम्हें नींद आ जाती है रजिया? फेडरिक ने पूछा। आ जाती है सर, पहले नहीं आती थी मगर अब आदत हो गई है। हाँ, अम्मी की बहुत याद आती है रात को। मैं उन्हीं से लिपट कर सोती थी। अब अकेले सोने में थोड़ा डर लगता है। उसकी बातें सुनकर हमें बहुत दुख भी हो रहा था। कुछ ही देर बाद अहमद बाजार से लौट आया। शाम करीब 6:30 बजे रफीका काम से लौटी। उसके चेहरे से पता चल रहा था हम लोगों को यहां देखकर वो ज्यादा खुश नहीं हुई है। स्वभाव से भी काफी गंभीर और रजिया की तरह उतनी मिलनसार नहीं थी। बातों ही बातों में उसने अहमद को घर के कोने में ले जाकर कुछ कुछ बातें कही। दोनों के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि हमारे आने के विषय में ही बातें हो रही थी। शाम करीब 7:30 बजे तक हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना बेहद स्वादिष्ट बना था। रजिया ने बताया उसने ही सारा खाना बनाया है। खाना साउथ इंडियन स्टाइल में ही था। उसने जो कुछ सीखा था आज सब कुछ हमें खिला दिया। बातों ही बातों में तय हुआ कि उसके रजिया और रफीका के कमरे में हम दोनों रहेंगे। वो अपने पिताजी के कमरे को शेयर कर लेंगे। मगर फेडरिक ने कहा क्यों ना उसके भाई का कमरा हमें दे दिया जाए और उसका भाई उनके साथ रह ले। इस वजह से उनके पिताजी को भी तकलीफ नहीं होगी और हम भी ऐसे अच्छे से रह सकेंगे। मगर रफीका जैसे चीख पड़ी, आप लोगों को पता नहीं है ऊपर के क्या हाल है? कितनी भयानक परिस्थिति हम लोग रात को रहते हैं और आप लोग ऊपर रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप लोग नीचे ही रहिए। अचानक जैसे गुस्से से फट पड़ी थी रफीका। हम लोग को भी आश्चर्य हुआ। आगे और कुछ कहना हमने उचित नहीं समझा। रात 8 बजते ही साथ लाइट गोल हो गई। लोड शेडिंग यहाँ की परेशानी है। आज सरकार विकास का इतना प्रयास कर रही है मगर वास्तव में देखा जाए तो गांवों का विकास हो ही नहीं पा रहा है। रजिया रात को हमारे कमरे में पानी वगैरह की व्यवस्था कर दी। वो बोल पड़ी, ये खिड़की खोल देती हूं, आराम से सो जाइए। थोड़ी गर्मी लगेगी मगर ठंडी हवा भी आएगी। रात करीब 8:30 बजे तक घर के सभी लोग सो गए। मुझे तो रात 12-1 बजे से पहले नींद आती नहीं थी और जहां तक बात है फेडरिक की, मुझे भी नहीं लगता है उसे भी नींद आती होगी। इसलिए बिस्तर में पड़े पड़े हम करवटें ही बदल रहे थे। मैं बोल पड़ा, क्यों डॉक्टर साहब, क्यों बिना मतलब उड़ता तीर पकड़ लिया? हाँ, अच्छा खासा होटल में व्यवस्था कर दे रहा था, वहां चलकर रहना था। अब इस गर्मी लोड शेडिंग में बिना नींद के पड़े रहना पड़ेगा। डॉक्टर बस मुस्कुरा दिए। जो कुछ कर रहा हूं किसी कारण से कर रहा हूं दोस्त, और इसमें सबका भला है। फिर बातों ही बातों में न जाने कब नींद आ गई। आंख खुली तो ऊपर किसी के भारी कदमों की आवाज थी।
ऊपर के कमरे के दरवाज़ा खुलने बंद होने और किसी के टहलने और अहमद और उसके पिता को गाली देने की आवाज़ें आ रही थी। स्वर लड़की का था। मुझे समझ में आ गया, रुखसार कमरे से बाहर आ चुकी है। मैंने पैट्रिक को जगाना चाहा और जैसे ही मैं उसके बिस्तर की तरफ मुड़ा, मैंने देखा वो बिस्तर पे नहीं है। मैं चौंक पड़ा। बाहर के दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे समझ में आ गया, फेडरिक बाहर है। मैं भी धीरे से उठकर बाहर निकल आया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचा तो पाया फेडरिक घर के थोड़ी दूरी पर एक आम पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। बाहर हल्की चांद की रोशनी में वो ऊपर छत की तरफ देख रहा था। मैं भी दबे कदमों से फेडरिक की तरफ बढ़ चला और बढ़ते बढ़ते मेरी नजर पड़ी ऊपर छत की बालकनी पर। चौंक पड़ा था मैं। ऊपर आधे अंधेरे आधे उजाले के परिवेश में एक औरत खड़ी हुई थी। जरूर रुखसार ही होगी। नाइट ड्रेस पहने हुए वो वहां टहल रही थी। अचानक ही उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। गुर्रा सी उठी वो। कहा था ना तुझे मेरे पति की जिंदगी में दखल मत दे। तू क्या आ गया? क्या समझता है बचा लेगा उसके बूढ़े बाप को? अरे जा, वो बूढ़ा तो मरेगा ही। तुझे भी मैं काट डालूंगी, समझ ले। मुझसे टकराने की कोशिश किया ना, खत्म, खलास। मैं चौंक सा पड़ा था। अचानक ही फेडरिक पेड़ के पीछे से दौड़कर आया और मुझे पकड़कर घर के अंदर ले आया। तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? मैं तो समझा। इसके बाद हम दोनों लेट गए। रात भर रुखसार छत पर टहलती रही और अहमद के पिता को और साथ में मुझे भी गालियां देती रही। अगली सुबह पता नहीं कब झपकी आ गई थी। नींद खुली रजिया के जगाने पर। वो मुझे चाय देने आई थी। उठकर देखा 8 बज रहे थे। आज संडे की वजह से सबकी छुट्टी थी। फेडरिक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सवेरे सवेरे ही हमारी गाड़ी लेकर कहीं गए हैं। मैंने तुरंत ही उसे कॉल लगाया। हाँ, मैं जरा काम से निकला हूँ, हो सकता है देरी हो। तू दोपहर का खाना खा लेना, है ना? मेरा इंतजार मत करना। दोपहर करीब 1 बजे तक नहा धोकर मैं फेडरिक का इंतजार करता रहा। इधर रजिया बार बार खाने पर बुला रही थी। खाना खाने बैठा ही था कि अचानक फेडरिक लौटा और आते ही रजिया से कहा, रजिया मेरे लिए भी खाना परोस देना, बड़ी भूख लगी है, मैं नहा के आता हूँ। खाना खाते खाते अचानक फेडरिक बोल पड़ा, खाने के बाद जरा रजिया, रफीका और अहमद, मैं तुम तीनों से बात करना चाहूंगा। क्यों? अचानक रफीका चौंक पड़ी थी। हम सभी ही कौतूहलवश फेडरिक के चेहरे को देख रहे थे। खाने के बाद हम सब बाहर बैठे। फेडरिक बोल पड़ा, नींद कैसी आई थी कल रजिया? जी थोड़ी परेशानी के साथ आई थी। कल रात तो भाभी बहुत ज्यादा हालत खराब कर रही थी। और तुम्हारी रफीका? मेरी नींद ठीक है, मुझे आदत हो गई यहां रहने की। और अहमद? मुझे तो ठीक ही नींद आई। अच्छा अहमद, अब एक बात सही सही बताओ, रुखसार कहाँ है? वो तो सो रही है उस बंद कमरे में। ठीक है, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। उस घर का दरवाजा खोलो। बिल्कुल नहीं। अचानक रफीका चीख उठी थी। अरे कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? मैंने कहा ना वो सो रही है, उसे नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है।
दरवाजा खोलो तुम लोग। अचानक ही जैसे अहमद का रूप ही बदल गया। शांत खुशमिजाज अहमद एक भयानक से चेहरे वाले व्यक्ति में बदल गया और औरत की आवाज में बोल पड़ा, हे, कहा ना तुझसे दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर ज्यादा बात किया ना तो तुझे मार डालूंगी और अहमद के बाप को भी मार डालूंगी। या अल्लाह, ये तो भाभी की आवाज है। अपने भाई के इस भयानक रूप को देखकर रजिया डर कर घर के एक कोने में चली गई। रफीका दौड़ कर गई अपने भाई को संभालने के लिए, मगर तभी फेडरिक चीख पड़ा, अहमद! उसकी एक चीख से जैसे अहमद का होश वापस आ गया। अचानक ही फूट फूट कर रो पड़ा। अचानक रफीका बोल पड़ी, आप उससे किसी भी प्रकार से मानसिक दबाव नहीं दे सकते हैं। अहमद, तुम तो मानसिक रोगी हो, मेंटल पेशेंट हो तुम। साइकोलॉजी की भाषा में इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब सारी घटना मैं ही बताऊं। तुम्हारी पत्नी को मरे हुए 1 साल हो गया है। उसकी मौत तुम्हारे बच्चे की मौत के 3 दिन बाद ही हो गई थी। तुम्हारा बच्चा निमोनिया से ही मरा था, मगर तुमने अपनी पत्नी को इतना ज्यादा मानसिक दबाव और प्रताड़ना दी कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। मैंने सब कुछ हॉस्पिटल से पता कर लिया है। तुम्हारे बच्चे की मौत, तुम्हारी पत्नी की मौत, सब चीज के डिटेल इस वक्त मेरे पास हैं। दो मौत की मानसिक वेदना को तुम सह नहीं पाए थे, और तुम्हारे मन ने तुम्हारे अंदर एक और व्यक्तित्व तैयार कर लिया, जिसका मुख्य काम था तुम्हारी अनचाही इच्छाओं को पूरा करना। मगर इस घर में सिर्फ तुम ही एक अकेली ऐसी हो रफीका, जिसे पता था तुम्हारी भाभी इस दुनिया में है ही नहीं। मगर ऐसी कौन सी चाहत थी जिसके लिए तुम अपने भाई के इस पागलपन को बढ़ावा दे रही थी? रफीका का चेहरा शांत था। मैं अपने भाईजान से प्यार करती हूं। अपने भाई को प्यार करना और उसकी बुराई को प्रोत्साहन देना, ये 2 अलग अलग बातें हैं रफीका। तुम्हारा तुम्हारी भाभी के साथ कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रहा, ये मैंने मोहल्ले वालों से पता किया है। और उसके बच्चे की मौत के बाद तुमने अपने भाई के दिमाग में ऐसी कूटनीतियां भरी कि उसने तुम्हारी भाभी की सुसाइड को प्रोत्साहन दिया, है कि नहीं? तुम ये काम बचपन से करती आ रही हो। तुम्हारा भाई एक कल्पना प्रधान व्यक्ति है। जो बात भी उसके मन में डाल दी जाए वो उसी को सच मानकर आगे बढ़ता है। और अपनी भाभी के साथ उसकी दुश्मनी जगाने में तुमने ये काम बहुत आसानी से किया। तुमने उसके अनकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार किया कि वो तुम्हारी चाही गई इच्छाएं पूरी करता जाए। और ये बात ना तो तुम्हारा भाई और ना तुम्हारी छोटी बहन समझ पा रहे थे। रजिया रो रही थी। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो अपनी बहन को देखकर बोल पड़ी, क्या मिला तुझे ये सब करके? क्या मिला? अम्मी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बस यही ना कि वो मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती थी? क्या मिला तुझे ये सब करके? बचपन से ही तो अम्मी अब्बा तुझसे ज्यादा प्यार करते थे। और जब ये तय हुआ कि जायदाद का ज्यादा हिस्सा तुझे दिया जाएगा, तब मैं खुद को रोक नहीं पाई। कभी सोचा है तूने? कभी सोचा है कि इस मकान के अलावा मेरी जिंदगी में और क्या था? और इसीलिए अहमद के कान भरे तुमने, और उसने मां की हत्या कर, और उसने अम्मी को जान से मार दिया। रफीका चुपचाप रही। अब ऊपर का कमरा खोलना पड़ेगा। चलो खोल कर दिखाओ।
कमरा खुलते ही साथ मैं चौंक कर रह गया। कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल था और एक अलमारी। अलमारी में रुखसार के बहुत सारे कपड़े और अलग अलग तरह की विक्स थी, और ड्रेसिंग टेबल में लड़कियों के मेकअप का पूरा सामान। देखने से समझ में आ रहा था कि इन्हीं साजो सामान से अहमद रात में बन जाता है रुखसार। मैंने लोकल पुलिस को खबर दे दी है। जो कुछ हुआ है उसकी सजा तो तुम लोगों को मिलनी ही है।